नमस्कार दोस्तों, GLCIS में आपका स्वागत है। मैं हूं विराज जैन और हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की रियासतें, जिसके अंतर्गत पिछले सेशन में हमने होलकर वंश के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से होलकर वंश ने अपना प्रारंभ किया, होलकर वंश का विकास किस तरीके से हुआ, किन युद्धों के माध्यम से मालवा पर अंततः होलकर वंश ने क्या किया था, स्थापित किया था, अपनी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम मल्हार राव होलकर जी के बारे में पढ़ा था हमने कि होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी। इसके अलावा उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से उनकी उपलब्धियां थी और किन किन युद्धों में, अजमेरा के युद्ध, सारंगपुर के युद्ध, तिरला के युद्ध आदि में उन्होंने विजय प्राप्त की थी और शुरुआती तौर पर मालवा में, इंदौर क्षेत्र में क्या किया था, उन्होंने आपके वंश की स्थापना की थी। अब बात करते हैं खांडे राव होलकर। ठीक है ना, मल्हार राव होलकर के पुत्र की बात करते हैं, जिनका नाम क्या था, खांडे राव होलकर। ठीक है, अब देखिए खांडे राव होलकर आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि खांडे राव होलकर जी के बारे में आप बताइए। ठीक है ना, तो सबसे पहले मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। क्या थे? मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। 1735 में अहिल्या बाई के साथ इनका विवाह हुआ। यह क्यों महत्वपूर्ण थे? क्योंकि आपकी अहिल्या बाई क्या थी, इनकी पत्नी थी। ठीक है ना, तो 1935 में अहिल्या बाई के साथ इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। सूरजमल के विरुद्ध अभियान में 1754 में यह मारे गए। ठीक है ना, सूरजमल के विरुद्ध मतलब जाट शासक सूरजमल, सभी ने सुना होगा जाट शासक सूरजमल का नाम। ठीक है ना, जो जाट शासक सूरजमल थे, इनको क्या बोलते थे, जाटों का प्लेटो बोलते थे। ठीक है ना, तो जाट शासकों के विरुद्ध एक अभियान में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, इसके बाद इनका शासन किसने संभाला, अहिल्या बाई होलकर ने। तो इस तरीके से 3 मार्क्स में हम उनके बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। इसके अलावा 1735 में अहिल्या बाई के साथ इनका विवाह हुआ था और 1754 में सूरजमल के विरुद्ध जाट शासक सूरजमल, ठीक है ना, आपके जाट शासक या जाटों के विरुद्ध अभियान में ठीक है ना, जो जाट शासक सूरजमल थे, उनके विरुद्ध अभियान में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से हम खांडे राव होलकर के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्री में किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि मल्हार राव होलकर के उत्तराधिकारी का नाम बताइए। ठीक है ना, तो आप बता देंगे खांडे राव होलकर। इसके अलावा इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि अहिल्या बाई के पति का नाम बताइए। ठीक है ना, आपकी अहिल्या बाई, लोक माता अहिल्या बाई के पति का क्या नाम था, या अहिल्या बाई का विवाह किस होलकर शासक के साथ हुआ था। तो आप बता देंगे कि खांडे राव होलकर के साथ इनका विवाह हुआ था। अब देखिए माले राव। अब क्या होता है, माले राव कौन थे, आपके अहिल्या बाई के पुत्र। ठीक है ना, तो खांडे राव और अहिल्या बाई का पुत्र 1766 में उत्तराधिकारी बना। ठीक है ना, हम क्या देख रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है जाट शासक किसके, सूरजमल के विरुद्ध अभियान में। तो उसके बाद जो खांडे राव और अहिल्या बाई का पुत्र था, उनका नाम क्या था, माले राव। ठीक है ना, माले राव उत्तराधिकारी बनते हैं 1766 में। ठीक है ना, अल्प आयु के कारण अहिल्या बाई इनकी संरक्षका बनी, मतलब जिस समय उनके पिता की मृत्यु होती है उनकी आयु बहुत ही कम थी। ठीक है, तो इस कारण से क्या करते हैं, भले ही उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था, वह नेचुरल उत्तराधिकारी थे, लेकिन उनकी जो एज थी वह बहुत ही कम थी और वह शासन प्रबंध चलाने के लिए सक्षम नहीं थे। तो इस कारण से जो उनकी माता थी अहिल्या बाई, वह क्या हो गई, अप्रत्यक्ष रूप से शासका हो गई और उनकी संरक्षिका के रूप में उन्होंने होलकर वंश का कार्यभार संभाल लिया। ठीक है ना, इसके बाद गद्दी पर 9 माह के बाद ही मस्तिष्क ज्वर से इनकी मौत हो गई। मतलब जैसे ही इनका राज्याभिषेक हुआ, भले ही इनकी अल्पायु थी और अहिल्या बाई ने क्या किया था, इनका राज्यभार संभाल लिया था, लेकिन कुछ इनके मतलब ज्वर के कारण, मस्तिष्क ज्वर के कारण, मतलब इनकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति सही नहीं होने के कारण क्या हुआ, कुछ ही समय मतलब 9 माह के बाद, इनके राज्याभिषेक के 9 माह के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से
आपके खांडेराव होलकर और मालेराव होलकर दोनों की ही मृत्यु कुछ ही समय में हो गई। इस कारण से अहिल्याबाई होलकर फिर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे, ठीक है ना। पहले उन्होंने क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से अपने पुत्र मालेराव होलकर के संरक्षिका के रूप में क्या किया, शासन किया। लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद 9 माह के बाद ही तो फिर क्या हुआ, अहिल्याबाई होलकर ने अपना शासन पूर्णतः संभाल लिया। अब प्री में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि खांडेराव होलकर और अहिल्याबाई होलकर के पुत्र का क्या नाम था, तो अब बता देंगे मालेराव होलकर उनके पुत्र का नाम था। अब देखिए, अब देखते हैं हम अहिल्याबाई होलकर के बारे में, ठीक है ना। अहिल्याबाई होलकर कौन थी, उन्होंने किस तरीके से एक लोक माता के रूप में अपनी पहचान बनाई, प्रजा के हित के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ऐसे कौन से कारण थे कि जो अब भारत ही अपने मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में लोक माता के रूप में प्रचलित हुई, ठीक है ना। ऐसे उनके कौन से कार्य थे, किस तरीके से उन्होंने शासन का प्रबंध किया, आरंभिक तौर पर किस तरीके से उन्होंने शासन में शांति व्यवस्था अपनाई, इसके अलावा उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया और राजधानी परिवर्तन करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ कला संस्कृति और जितने भी आपके लोक कलाएँ हैं उनको किस तरीके से उन्होंने समृद्धि दी या उनको किस तरीके से स्थापित किया। तो हम अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ेंगे। अहिल्याबाई होलकर आपके 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स और 11 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन से लेके 5 मार्क्स और 11 मार्क्स तक अहिल्याबाई होलकर के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है होलकर शासकों में, तो अहिल्याबाई होलकर को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले इनके यदि आरंभिक परिचय की बात की जाए कि इनका परिचय क्या था या इनका थोड़ा सा जीवन वृत्तांत देखते हैं, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र औरंगाबाद में, ठीक है ना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक ग्राम है चौड़ी ग्राम, वहां पर इनका जन्म हुआ था 1725 में, ठीक है ना। तो प्री में प्रश्न बन सकता है कि मूलतः अहिल्याबाई होलकर का संबंध किस जगह से है, तो हम बता देंगे महाराष्ट्र औरंगाबाद से। इसके अलावा इनके पिता माणोकजी शिंदे और माता सुशीला शिंदे, यहाँ से प्रश्न प्री में नहीं बनेगा, लेकिन आप यदि उनके जीवन के परिचय पर टिप्पणी लिखने आता है तो आप बिल्कुल बताएंगे कि इनकी माता का नाम इनके पिता का नाम माणोकजी शिंदे और माता का नाम सुशीला शिंदे था, ठीक है। तो हम इनका आरंभिक परिचय बता देंगे। प्री में यहाँ से इनके जन्म के बारे में जरूर पूछा जा सकता है कि इनका जन्म या तो कोई स्टेट पूछ सकते हैं, इसके अलावा पर्टिकुलर जगह भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यह इनका आरंभिक परिचय था। अब बात करते हैं प्रारंभिक चुनौतियां। अब देख रहे हैं किस तरीके से कुछ ही समय में इनके सबसे पहले पति की मृत्यु होती है, फिर उसके बाद इनके पुत्र की मृत्यु होती है। तो उस समय आप देखिए कि अभी तक पूरे पेशवा या जितना भी मराठा साम्राज्य था, चाहे आपके पेशवा हो, होलकर हो, सिंधिया हो, किसी के भी अभी तक शासनकाल में किसी भी महिला ने राजगद्दी नहीं संभाली थी, ठीक है ना। तो एक तरीके से सबसे पहले तो एक यह मुद्दा उठ रहा था कि नारी होकर वह किस तरीके से या महिला होकर अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगी। दूसरी चुनौती क्या थी कि वह कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से, जैसे उनके पुत्र की मृत्यु हुई, उनके पति की मृत्यु हुई, तो यह भी उनके लिए सदमा था, ठीक है। तो किस तरीके से वह अपने साम्राज्य को स्थापित करें, कैसे जो अन्य आपके सिंधिया हुए या पेशवा हुए या पवार हुए उनकी चुनौती का सामना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यह लोग भी आपस में प्रतिद्वंदी थे, ठीक है ना। यह लोग भी क्या थे, आपस में प्रतिद्वंदी थे, भले ही मराठा थे लेकिन आपस में प्रतिद्वंदी थे, क्षेत्रों को लेकर इनमें लड़ाई होती रहती थी। तो इसमें एक मैसेज यह भी जाता कि एक महिला आपके होलकर रियासत का क्या कर रही है, निर्वहन कर रही है, तो हो सकता है वह कमजोर हो और उनके जो शासन था उस पर आक्रमण हो सकता था, उनके साम्राज्य पर आक्रमण हो सकता था। तो उनके सामने बहुत सारी प्रारंभिक चुनौतियां थी कि किस तरीके से वह उन आरंभिक चुनौतियों को हम देखेंगे उन्होंने पार किया। तो पहले देखिए प्रारंभिक चुनौतियां की थी, तो मराठा सरदारों का विरोध, ठीक है। पहले ही बता चुका हूं कि एक महिला थी वह, और ऐसा मराठाओं के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि किसी महिला को इतने बड़े आपके साम्राज्य की क्या है शासिका बनाया गया था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक तो महिला होना और दूसरे उनकी जो उनका आत्मबल था या उनकी जो मतलब उनके पास जो एक प्रतिभा थी उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह था कि वह शासन का निर्वहन अच्छे तरीके से कर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा राघोबा द्वारा युद्ध की
धमकी, ठीक है ना, जो राघोबा थे मराठा शासक, उनके द्वारा किया गया था, युद्ध की धमकी दी गई थी कि हम आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे, ठीक है ना। राघोबा उस समय बहुत ही शक्तिशाली थे, तो उनके द्वारा क्या किया गया था, युद्ध की धमकी दी गई थी। इसके अलावा 1768 से 88 चंद्रकांत जो राजपूतों की बगावत, मतलब जो मालवा रियासत में चंद्रकांत राजपूत पाए जाते थे, ठीक है ना, वह एक तरीके से क्या थे, अर्ध सामंत थे, मतलब आपके होलकरों के अंतर्गत एक बहुत बड़े क्षेत्र के जागीरदार थे। तो इन्होंने इस साल काल में 1768 से लेके 88 तक क्या किया, इनके विरुद्ध विद्रोह किया, मतलब इनसे स्वतंत्र होने की बात की कि हम अब आपके अधीन में नहीं हैं। जैसे ही राजा का परिवर्तन हुआ तो सभी के मन में एक बात आई कि एक महिला राजगद्दी पर बैठी है और वह महिला कहीं ना कहीं कमजोर होगी, ठीक है ना, क्योंकि कोई इतिहास भी नहीं था और वह किसी भी तरीके से ऐसा उनका पूर्व इतिहास भी नहीं था कि उन्होंने किसी शासन प्रबंध को संभाला है या राजनीतिक गतिविधियों में वह किसी तरीके से हस्तक्षेप रख रही हूँ। एकदम से उनके पति की और फिर उसके बाद उनके पुत्र की मृत्यु के कारण उन्हें आकस्मिक तौर पर क्या करना पड़ा, राज्यभार संभालना पड़ा। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि उनके सामने प्रारंभिक चुनौतियाँ क्या थीं। यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि अहिल्याबाई होलकर के समक्ष प्रारंभिक चुनौतियों का वर्णन कीजिए, तो फिर हम बता देंगे कि मराठा सरदारों का विरोध, इसके अलावा राघोबा द्वारा युद्ध की धमकी और 1768 से 88 के मध्य जो चंद्रकांत राजपूत थे उनकी बगावत। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम उनकी प्रारंभिक चुनौतियों के बारे में बता देंगे। अब देखिए उपलब्धियां एवं कार्य, यहाँ से सबसे ज़्यादा इनके बारे में प्रश्न बन सकते हैं। बाकायदा आपसे 11 मार्क्स में आपकी रानी अहिल्याबाई की उपलब्धियां पूछ सकते हैं, इनके लोक हितैषी कार्य पूछ सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आपसे यदि अहिल्याबाई होलकर के बारे में टिप्पणी आती है तो आपको अधिकांशतः इनकी उपलब्धियां एवं कार्य ही लिखने होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यह अपनी उपलब्धियों एवं कार्यों के लिए ही प्रसिद्ध। हमें चुनौतियां कब लिखनी है, यदि ऐसा आता है कि उनके सामने क्या प्रारंभिक चुनौतियां थीं या उनको साम्राज्य अपने स्थापना में या प्रारंभिक तौर पर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक है ना, तो तब हम यह चीज बताएंगे। लेकिन यदि उनके बारे में सीधा पूछ रहे हैं तो हमें अधिकांशतः कोशिश करनी है कि हमारा 80 से 85% जो कंटेंट हो वो क्या हो, उनकी उपलब्धियां एवं कार्यों पर। ठीक है दोस्तों, तो आपसे उपलब्धियां एवं कार्य 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, सीधा आपसे 5 मार्क्स में पूछ लेंगे आपकी अहिल्याबाई होलकर की उपलब्धियां बताइए। इसके अलावा 11 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, तो हमें दोनों तरीके से तैयार करना होगा। सबसे पहले इनकी उपलब्धियों एवं कार्य की बात की जाए तो न्यायप्रिय और साहसी, ठीक है ना। न्यायप्रिय थी, इनकी उपलब्धि क्या थी, यह किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं थी, किसी भी एक विशेष संप्रदाय को, किसी भी विशेष एक जाति को, या ऐसा हो कि भाई महिला हैं तो महिलाओं की तरफ एक कोई विशेष सॉफ्ट कॉर्नर हो, ऐसा नहीं था, बिल्कुल क्या थी, न्यायप्रिय थी। तो न्यायप्रिय थी। इसके अलावा साहसी, साहसी किस लिए थी कि इन्होंने जब राघोबा द्वारा या चंद्रकांत राजपूतों द्वारा इनके विरुद्ध क्या दिया गया, विद्रोह की धमकी दी गई, तो उस समय वह क्या घबराई नहीं, यह उन्होंने क्या किया, उनके साथ वार्तालाप की, कूटनीतिक संधियां की, और कहीं ना कहीं इनकी यह साहस और कुशल नेतृत्व का ही परिणाम था कि उस धमकियों के बाद और बगावत के बाद भी मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो होलकर साम्राज्य था उसमें किसी भी तरीके की कोई फूट नहीं हुई या फिर उनको किसी एक क्षेत्र से हाथ नहीं धोना पड़ा, ठीक है ना। कुशल नेतृत्वकर्ता, ठीक है ना, आपके न्यायप्रिय थी, साहसी थी, कुशल नेतृत्वकर्ता थी, और दिव्य गुणों की धनी महिला, कहीं ना कहीं इनको क्या बोलती थी, दिव्य गुणों की धनी। जिस तरीके से आपके जो शिवाजी थे उनको क्या बोलते थे, महान व्यक्तित्व बोलते थे, उसी तरीके से आपकी अहिल्याबाई को क्या बोलते थे, भगवान द्वारा प्रदत्त कुछ दिव्य गुण थे। मतलब उनकी कथाओं में बताते हैं उनके छोटे से ही या उनके बचपन से ही उनमें कुछ विशेष गुण थे, ठीक है ना। तो उनके अंदर क्या थे, दिव्य गुणों की धनी महिला और निर्मल हृदय, ठीक है ना, बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर थी। एक तरफ हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने साहस और दृढ़ता के आधार पर क्या किया है, अपने राज्य का संरक्षण किया है, लेकिन उसी के साथ साथ वह निर्मल हृदय भी थी। जो भी उनके दरबार में आता था या जो भी उनसे कोई भी चीज की, मतलब किसी भी वस्तु की मांग के लिए आता था तो वह कोशिश करती थी कि उसकी वह सहायता करें। तो कुल मिला के उनके गुणों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे, किस तरीके से न्यायप्रिय थी, साहसी थी, कुशल नेतृत्वकर्ता थी, दिव्य गुणों की धनी महिला और निर्मल हृदय। ठीक है दोस्तों, अब इनके यह तो इनका क्या हो गया, आपका व्यक्तित्व हो गया, ठीक है ना। यदि इनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो यह इनकी क्या है, व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं। ठीक है ना, यह इनकी क्या है, व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं। इनके अंदर यह गुण
क्या थे, विद्यमान थे। तो यह इनकी क्या हुई, व्यक्तिगत उपलब्धियां कि वह न्यायप्रिय थी, साहसी थी, कुशल नेतृत्वकर्ता थी, दिव्य गुणों की दाहिनी महिला थी, निर्मल हृदय थी, और आप अन्य भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अब इनकी बात करेंगे सार्वजनिक उपलब्धियां। इन्होंने ऐसे कौन से सार्वजनिक कार्य किए, ठीक है, इन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए सार्वजनिक जिससे क्या हुआ, जन कल्याण हुआ, प्रजा को फायदा पहुंचा, ठीक है ना। तो यह इनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो जन कल्याणी कार्य या जनहितैषी कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य या सुशासन संबंधी कार्य, हम किसी भी तरीके से इनको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अनेक मंदिर, घाट, ठीक है ना, सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया, अनेकों मंदिर बनाए। प्री में इनके मंदिरों से प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे हम देखेंगे भी कि इन्होंने किन किन मंदिरों का निर्माण करवाया। सबसे पहले क्या थी, यह धार्मिक महिला थी, ठीक है ना। भले ही इन्होंने हिंदू धर्म का क्या किया है, प्रचार प्रसार किया है विभिन्न जगहों पर, आपके गया से लेके बनारस से लेके सोमनाथ तक इन्होंने क्या किया है, विभिन्न मंदिरों का निर्माण करवाया है, कई मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या था, यह सहिष्णु थी। इनके शासनकाल में मुस्लिम प्रजा भी बहुत ही अच्छे तरीके से सुख समृद्धि के साथ रह रही थी, किसी भी तरीके की असहिष्णुता उनके द्वारा नहीं बरती गई। मतलब उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में भले ही हिंदू धर्म या हिंदू रिवाजों का पालन किया हो, लेकिन वह सार्वजनिक जीवन में कैसी थी, पूर्णतः सहिष्णु थी, धर्मनिरपेक्ष थी, ठीक है ना। मतलब शासन ने अपना या साम्राज्य में उन्होंने किसी भी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया था, धर्म उनका एक व्यक्तिगत विषय था, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने अनेक मंदिरों का, इसके अलावा घाट, ठीक है ना, सभी लोग महेश्वर गए होंगे या, ठीक है ना, सुना होगा सबने महेश्वर के बारे में। तो महेश्वर में जो घाट हैं आपके, अहिल्या घाट और भी अन्य घाट हैं जो नर्मदा के किनारे, उनका निर्माण किसने करवाया है, आपका अहिल्याबाई होलकर ने, ठीक है ना। जो आधुनिक महेश्वर है, ठीक है ना, महेश्वर दो समय मतलब आबाद हुआ है, एक सहस्त्रबाहु के समय और एक आपका अहिल्याबाई होलकर के समय, ठीक है ना। तो अहिल्याबाई होलकर ने वहां पर विभिन्न किलों का निर्माण करवाया, गढ़ियों का निर्माण करवाया, घाटों का निर्माण कराया। तो हम बता देंगे अनेक मंदिर, घाट, कुआं, ठीक है ना, वहां के प्रजा के लिए पानी के लिए कुआं, बावड़ी, ठीक है ना, पानी के लिए। इसके अलावा धर्मशाला, धर्मशालाओं का भी विभिन्न स्तर पर उन्होंने एक क्या किया है, निर्माण करवाया है विभिन्न, ठीक है ना, क्योंकि विदेशी यात्री आते थे या अन्य यात्री, अन्य राज्यों के यात्री आते थे, तो उनके लिए रुकने के लिए धर्मशाला। इसके अलावा तालाबों का निर्माण, कुल मिला के उन्होंने एक पानी की जो व्यवस्था थी, जल की जो व्यवस्था थी, वह बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बनाया, ठीक है ना। तो हम बता देंगे मंदिर, घाट, कुआं, बावड़ी, धर्मशाला और तालाब। अब इसके अलावा लगभग सभी हिंदू तीर्थ स्थलों की यात्रा तथा निर्माण कार्य किए, लिखिए ना। तो इन्होंने क्या किया है, लगभग उस समय जितने भी फेमस हिंदू तीर्थ स्थल थे, आपके मथुरा, बनारस, ठीक है ना, मथुरा, बनारस, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो बन रहा है, काशी विश्वनाथ, और जितने भी आपके हिंदू, गया भी उस समय हिंदू के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है ना, हिंदू बौद्ध दर्शन के लिए जितने भी थे, उन्होंने क्या किया था, लगभग सभी का दौरा किया। और उन्होंने जहां देखा कि किसी भी मंदिर में यदि कोई परेशानी है या वह जर्जर हो रहा है, तो उसका पुनर्निर्माण करवाया, और साथ ही साथ कई नए मंदिरों का निर्माण करवाया। तो लगभग इन्होंने सभी हिंदू तीर्थ स्थलों की यात्रा की तथा निर्माण कार्य किए और कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। अब देखिए, सोमनाथ और विश्वनाथ, ठीक है ना, गुजरात का सोमनाथ मंदिर और इसके अलावा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस का। इसके अलावा इन्होंने चार धामों से बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित अन्य स्थलों पर लोक उपयोगी कार्य किए। अब इनकी विशेषता क्या थी कि ना केवल यह इन स्थानों पर क्या करती थी, जैसे वह कहीं पर घूमने गई या भ्रमण करने गई, किसी तीर्थ स्थल पर गई, और उन्हें लग रहा है कि वहां पर धार्मिक स्थलों के साथ साथ जो यात्रियों के लिए स्थल होते हैं, आपके सार्वजनिक स्थल, यदि उन पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई परेशानी है, तो उनको भी वह हेल्प कर रही थी। तो इन्होंने विभिन्न स्थलों पर क्या किए हैं, आपके क्या बनाए आपकी धर्मशालाएं बनाई हैं, ठीक है ना, विभिन्न जगहों पर पानी की व्यवस्था करवाई। ऐसा नहीं सिर्फ अपने क्षेत्र में, विभिन्न स्थलों पर इन्होंने आपके धार्मिक स्थलों की यात्रा के समय क्या किया है, लोक उपयोगी कार्य किए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि महेश्वर के निकट इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी का निर्माण किया था। तो अब प्रश्न बनता है कि इंदौर से महेश्वर राजधानी का परिवर्तन किसने किया, तो हम बता देंगे अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर से महेश्वर क्या किया था, राजधानी का परिवर्तन किया। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, महेश्वर उस समय कोई विशेष बस्ती नहीं थी,
कोई ऐसा विशेष रहवास नहीं था, ठीक है ना। तो पूरे महेश्वर का निर्माण कराया इन्होंने, महेश्वर के किले का निर्माण कराया, वहां पर जनता को क्या किया, बसाया, ठीक है ना। विभिन्न तरीके की इमारतों का निर्माण कराया, विभिन्न सार्वजनिक इमारतें हुई, आपकी जितनी भी अधोसंरचना है सबका निर्माण करवाया। इसके अलावा उन्होंने सुंदर घाटों का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बनारस में मणिकर्णिका घाट का निर्माण। अब प्री में यहां से प्रश्न बनता है कि मणिकर्णिका घाट जो बनारस में स्थित है उसका निर्माण किसने कराया, ठीक है ना। तो हम बता देंगे अहिल्याबाई होलकर ने बनारस में स्थित मणिकर्णिका घाट का निर्माण करवाया, ठीक है ना। पहले तो प्रश्न यही बन सकता है कि मणिकर्णिका घाट कहाँ पर स्थित है, तो आप बता देंगे कि बनारस में स्थित है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि मणिकर्णिका घाट का बनारस में निर्माण किसने कराया, तो अहिल्याबाई होलकर ने। इसके अलावा जो गया में अष्टापदी मंदिर है उसका निर्माण कराया, गया में फेमस मंदिर है अष्टापदी, ठीक है ना। इसका निर्माण भी आपकी अहिल्याबाई होलकर ने कराया। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि गया के अष्टापदी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो हम बता देंगे कि आपकी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। अब देखिए जो महेश्वर का किला था उसका निर्माण करवाया उन्होंने, ठीक है ना। जो महेश्वर में किला है उसका निर्माण करवाया है। इसके अलावा भी बहुत ही फेमस, अब देखिए इनका साड़ी उद्योग, ठीक है ना। अब उन्होंने महेश्वर राजधानी स्थापित कर दी, अब उसके बाद महेश्वर राजधानी स्थापित कर दी तो अन्य राजाओं के जैसे नहीं कि सिर्फ आपने कहीं पर बस्ती बसा दी। अब उस बस्ती के लिए क्या करना है, आपको एक रोजगार देना है, कहीं ना कहीं आय के स्रोत जुटाने हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आय के स्रोत जुटाने हैं। तो उसी कारण से इन्होंने क्या किया है, जो महेश्वर का साड़ी उद्योग है जिसको जीआई टैग प्राप्त है, महेश्वरी साड़ियों को जीआई टैग प्राप्त है विश्व प्रसिद्ध, तो जो साड़ी उद्योग है उसको बसाने का कार्य किया, ठीक है ना। आप उनकी दूरदर्शिता देख सकते हैं कि आप देखेंगे बहुत ही कम राजा होंगे जिन्होंने कोई नया शहर बसाया है, लेकिन उसके साथ साथ क्या किया है, वहां पर रोजगार के कार्य भी किए हैं। तो साड़ी उद्योग उन्होंने महिलाओं को, जो आपकी महिलाएं थी बेचारी जिनके पति की मृत्यु हो गई या जो बूढ़ी महिलाएं हो चुकी हैं, अन्य महिलाएं जो थी निराश्रित थी, उनको क्या वहां पर बसाया और उनसे कहा आप साड़ी उद्योग में काम सीखिए। और आज वह साड़ी उद्योग हम देख रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश की पहचान है। तो साड़ी उद्योग में जो महेश्वरी साड़ियां हैं, ठीक है ना, जो महेश्वरी साड़ियां हैं उसको बसाने का श्रेय किसको जाता है, आपकी अहिल्याबाई होलकर को। इसके अलावा उन्होंने ऊंच नीच, ठीक है ना, ऊंच नीच जाति पाति से उठकर न्याय व्यवस्था को मतलब उच्च किया। मतलब उनकी जो न्याय व्यवस्था थी बहुत ही फेमस थी। उनकी न्याय व्यवस्था आपके जितने भी मराठा थे उनके इतिहास में सबसे उच्च मानी जाती थी। भाई किसी भी विशेष जाति धर्म कि भाई ब्राह्मण है कि राजपूत है कि शूद्र है कि वैश्य है या किस वर्ग से संबंधित है या कौन सा कार्य करता है, उससे ऊंच उठकर उन्होंने क्या किया, सभी के साथ समान न्याय किया। तो उनकी जो जाति व्यवस्था, जो उनकी न्याय व्यवस्था है वह जाति पाति से और ऊंच नीच से उठकर न्याय व्यवस्था थी। इसके अलावा त्योहार मनाना, यह वह ऐसी पहली शासका उस समय की कह सकते हैं जो अधिकांश हर त्योहार में लोगों का साथ देती थी, मतलब जनता के मध्य आकर वह त्योहार मनाती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वह उनकी सहृदयता तथा एक देखेंगे कि किस तरीके से वह लोगों के साथ जुड़ रही थी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ वह एक महल में रहकर अपना कार्य कर रही थी, वह एक संवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से हम वर्तमान लोकतंत्र में देखते हैं कि जनता के बीच आती थी, जनता के मध्य आकर उनके साथ उन्हीं के जैसा व्यवहार करती थी। ऐसा नहीं था कि भाई एक विशेष तरीके से बताएं कि मैं रानी हूं, मैं आप लोगों से अलग हूं। तो एक तरीके से हम पहली बार ऐसा उदाहरण देख रहे हैं कि राजा या रानी द्वारा या जो शासक है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, जनता के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया जा रहा है। सीधे संपर्क के साथ साथ वह क्या कर रही हैं, लगभग जितने भी बड़े त्योहार होते थे सभी त्योहारों में लोगों के साथ, आम लोगों के साथ वह मनाती थी। इसके अलावा दान, ठीक है ना, मतलब धार्मिक महिला थी, हम देख रहे हैं विभिन्न मंदिरों का, घाटों का वह निर्माण करवा रही हैं। तो क्या हो जाता है, एक चीज स्वाभाविक हो जाती है कि वह दान देंगी, ठीक है ना। तो त्योहार मनाना और दान देना, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उन्होंने आपके मंदिरों के निर्माण के साथ साथ विभिन्न घाटों का निर्माण, इसके अलावा उन्होंने लोगों की आजीविका के लिए उद्योगों का निर्माण और आपके न्याय व्यवस्था और उनका क्या कहेंगे, एक तरीके से लोगों के बीच जाना, ठीक है ना, मतलब लोगों के साथ जुड़ाव, जन जुड़ाव भी उनका बहुत ही फेमस था।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके अहिल्याबाई होलकर के प्रश्न आ सकता है कि उनके लोक कल्याणकारी कार्य, इसके अलावा उनके समक्ष आरंभिक चुनौतियां, तो हम इनके बारे में बता सकते हैं। अब बात करते हैं तुकोजीराव प्रथम। जो अहिल्याबाई होलकर थी उनके समय में जो उनके सबसे विश्वसनीय थे वह कौन थे? तुकोजीराव प्रथम। वह उनके सेनापति के पद पर कार्यरत थे, लेकिन कहीं ना कहीं वह अप्रत्यक्ष रूप से अहिल्याबाई होलकर के बाद क्या थे? दूसरे नंबर पर थे, ठीक है ना। वह अहिल्याबाई होलकर पर उस समय शासन में कौन था नंबर 2 पर? तुकोजीराव प्रथम। यह अहिल्याबाई होलकर के सबसे ज़्यादा मतलब आपके क्या कहेंगे कि उनके सबसे ज़्यादा विश्वसनीय थे, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय थे। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी विश्वसनीयता भी निभाई और लगभग हर मोर्चे पर उन्होंने अहिल्याबाई होलकर का साथ दिया। जितने भी युद्ध थे उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के लिए उन्होंने सेनापति के रूप में कार्य किया। तो तुकोजीराव प्रथम। तो इसके बाद क्या होता है कि जब अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु होती है तो एक छोटे से अल्प समय के लिए तुकोजीराव प्रथम क्या बनते हैं? फिर शासक बनते हैं, ठीक है ना। तो छोटे से समय के लिए वह क्या रहते हैं? शासक बनते हैं। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु कब होती है? 1795। तो 1795 से 1797 तक लगभग 3 वर्ष के कार्यकाल में तुकोजीराव प्रथम क्या बनते हैं? शासक बनते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, तुकोजीराव प्रथम आपसे 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। आपसे तुकोजीराव प्रथम के बारे में 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इसके अलावा 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो हम बता देंगे, मालेराव की मृत्यु के पश्चात, ठीक है ना, मालेराव की मृत्यु के पश्चात बाजीराव द्वारा इंदौर राज्य का सूबेदार इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। उस समय कौन थे? आपके बाजीराव। तो बाजीराव द्वारा क्या किया गया था कि जब मालेराव की मृत्यु हुई तो उनको क्या किया गया था? मालेराव की मृत्यु के बाद इनको इंदौर राज्य का सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। सूबेदार का पद एक तरीके से प्रशासन में राजा के बाद या जो अहिल्याबाई थी उनके बाद दूसरे नंबर का था। तो मालेराव की मृत्यु के बाद आपके बाजीराव द्वारा क्या किया गया था? इंदौर राज्य का इन्हें सूबेदार नियुक्त किया गया था। इसके अलावा आजीवन अहिल्याबाई की राजकार्य में सहायता दी, ठीक है ना। यह बहुत ही निष्पक्ष और अपनी पूर्ण आस्था के साथ उन्होंने अहिल्याबाई के साथ कार्य किया और आजीवन जब तक आपकी अहिल्याबाई थी, अगर जैसे आप देखिए इनके पास इतनी शक्ति थी कि ये चाहते तो अहिल्याबाई होलकर का तख्ता पलट कर सकते थे, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं यह पुरुष थे, सभी अभियानों का वो कर रहे थे। और अहिल्याबाई होलकर का एक समय के बाद क्या देखते हैं हम कि वह बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई थी? धार्मिक हो गई थी, जनहितैषी कार्य कर रही थी, मतलब शासन से उनका थोड़ा सा झुकाव कम हो गया था। तो उस चीज़ का भी फायदा उठाकर वह क्या कर सकते थे कि वह कह सकते थे कि देखिए मैं सभी तरीके से कार्य संभाल रहा हूं और मैं एक पुरुष भी हूं। तो उस तरीके से वह क्या कर सकते थे? तख्ता पलट कर सकते थे। लेकिन जब तक अहिल्याबाई होलकर रही, इन्होंने अहिल्याबाई होलकर की हर एक बात को माना और उन्हें अपनी माता के समान मतलब माना, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि वह बहुत ही ज्यादा निष्ठावान थे अहिल्याबाई होलकर का, ठीक है ना। तो उनकी यह सबसे बड़ी क्या थी विशेषता कि आजीवन इन्होंने क्या किया? अहिल्याबाई की राजकार्यों में सहायता की और निष्ठावान बने रहे, ठीक है ना। यह निष्ठावान बने रहे। यदि और कोई होता तो वह क्या करता है? हम पिछले इतिहास में देखते हैं कि तख्ता पलट कर दिया जाता है या राजाओं द्वारा दूसरे किसी भी उनके सेनापतियों द्वारा राजाओं को मार दिया जाता है और स्वयं शासन संभाल लिया जाता है। अब देखिए, यदि इनके कार्यों की बात की जाए कि इनका महत्व किस तरीके से है, तो सेना का यूरोपीय पद्धति से आधुनिकीकरण किया, ठीक है ना। सूबेदार होने के साथ साथ क्या थे? सेनापति भी थे। तो इन्होंने क्या किया कि सेना का यूरोपीय पद्धति से आधुनिकीकरण किया, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इन्होंने सेना में यूरोपीय पद्धति से आधुनिकीकरण किया। नई यह हथियार लेके आए, नई तोपें लेके आए। उस समय जो बंदूकों का शुरुआती तौर पर प्रचलन था उस तरीके से कार्य किया, ठीक है ना। जो सैनिक थे उन्होंने ट्रेनिंग के लिए विदेश भी भेजा, विदेशी लोगों द्वारा अपने यहाँ क्या दी गई? ट्रेनिंग दी गई। तो इस तरीके से इनकी यह दूरदर्शिता दिखाती है कि क्या दिखाती है? दूरदर्शिता कि किस तरीके से इन्हें क्या करना है? सेना का यूरोपीयकरण करना है। और हम देख रहे हैं इस समय तक क्या है? अंग्रेजों द्वारा भी बहुत बड़े क्षेत्र पर विजय कर लिया गया था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? इसी कारण से अंग्रेजों के साथ साथ जो फ्रेंच थे या आपके जो अन्य यूरोपीय थे, स्पेनिश थे, उनसे उन्होंने क्या किए? सेना के गुण सीखे और अपनी सेना को उस रूप में प्रशिक्षित किया कि यदि आने वाले समय में मौका पड़े तो वह अंग्रेजों का सामना कर सकें, ठीक है ना। तो
सबसे महत्वपूर्ण क्या है इनका कि इन्होंने सेना का यूरोपीय पद्धति से आधुनिकीकरण किया, ठीक है ना, सेना का यूरोपीय पद्धति से आधुनिकीकरण किया। इसके अलावा जो राजधानी थी वह महेश्वर से इंदौर स्थापित की। राजधानी इन्होंने पुनः क्या की, महेश्वर से इंदौर स्थापित की। ठीक है ना, राजधानी कहाँ लेके गए, महेश्वर से अब इंदौर। पहले हम देख रहे हैं अहिल्याबाई होलकर, जब देखिए इसमें क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले इंदौर राजधानी किसने बनाया, ठीक है ना। प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि सर्वप्रथम किसने बनाया, तो सबसे पहले इंदौर कौन लेके आया आपका, या किसने बनाया, मल्हार राव होलकर, ठीक है ना, मल्हार राव होलकर। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अहिल्याबाई होलकर इंदौर से कहाँ लेके चली गई, महेश्वर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद पुनः आपकी इंदौर लेके कौन आ रहा है आपका, तो कोजीराव प्रथम, ठीक है ना। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्री में प्रश्न यहां से बनते हैं कि यहां से राजधानी किसने स्थानांतरित की, तो आपसे पूछे कि दोबारा या पुनः राजधानी इंदौर बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो आप बताएंगे तो कोजीराव प्रथम को, ठीक है। तो राजधानी महेश्वर से इन्होंने क्या की, इंदौर स्थापित की। इसके अलावा पेशवा की सहायता में इन्होंने निजाम को हराया, मतलब पेशवा की सहायता से 1794 में जो निजाम थे आपके हैदराबाद के, उन्होंने क्या किया, होलकर रियासत पर आक्रमण किया। तो 1794 में इन्होंने क्या किया, आपके पेशवा थे जो मराठा पेशवा, उनके साथ इन्होंने क्या की, संधि की, उनके साथ कूटनीति के माध्यम से इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर निजाम को हराया, ठीक है ना। तो 1794 में इन्होंने क्या किया है, पेशवा की सहायता से निजाम को हराया है। तो अब इस तरीके से हम तुकोजीराव प्रथम के बारे में बता सकते हैं कि 1795-1797 तक इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा मालेराव की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वारा इन्हें क्या किया गया था, इंदौर राज्य का सूबेदार घोषित किया गया। इसके अलावा आजीवन अहिल्याबाई की राजकार्य में सहायता की और पूर्णतः निष्ठावान बने रहे। सबसे महत्वपूर्ण, सेना का यूरोपीय पद्धति से आधुनिकीकरण किया। इसके अलावा प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, राजधानी महेश्वर पुनः इंदौर लेकर आए, महेश्वर से पुनः इंदौर लेकर आए आपके, ठीक है ना, तुकोजीराव प्रथम। और इसके अलावा पेशवा की सहायता से 1794 इन्होंने क्या किया था, निजाम को हराया था, ठीक है ना। 1794 में पेशवा की सहायता से इन्होंने निजाम को हराया था। तो बाकायदा आपसे 5 मार्क्स में इनके बारे में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे, ठीक है। अब टीपू के खिलाफ क्या किया इन्होंने, टीपू के खिलाफ जो अभियान था उसमें नाना फडणवीस की सहायता की, ठीक है ना। नाना फडणवीस थे जो थे आपके पेशवा, नाना फडणवीस, उनके क्या किया, जो टीपू सुल्तान था, मैसूर का शासक आपका कौन था, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के खिलाफ जो आपके मराठाओं ने अभियान किया था, उसमें इन्होंने क्या किया था, आपके नाना फडणवीस की क्या की थी, सहायता की थी, ठीक है ना। नाना फडणवीस की सहायता की है, किसके खिलाफ अभियान में, टीपू के खिलाफ अभियान में। तो प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि आपके जो तुकोजीराव प्रथम है उनकी सैन्य उपलब्धि या उनकी कूटनीति के बारे में बताइए। तो हम पूरा बता देंगे कि किस तरीके से इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने निज़ाम को हराया, या निज़ाम को जो पेशवा थे उनके लिए या जो मराठाओं थे उनके सहयोग के लिए क्या किया था, इन्होंने उनका सहयोग किया और सबसे पहले पेशवा को हराया। इसके अलावा टीपू, ठीक है ना, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, आपके मैसूर के शासक थे, ठीक है। मैसूर के जो शासक थे आपके टीपू सुल्तान, उनके खिलाफ अभियान में इन्होंने नाना फडणवीस की सहायता की। इसके अलावा पेशवा की संयुक्त सेना में शामिल होकर भरतपुर के राजा के खिलाफ सफल अभियान किया, ठीक है ना। जो भरतपुर का राजा था सूरजमल, जिसके कारण क्या हुआ था, आपके खांडेराव की मृत्यु हुई थी। तो उसी भरतपुर के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, जो पेशवा की संयुक्त सेना थी, मतलब पेशवा ने क्या किया था, एक संयुक्त सेना का निर्माण किया था जिसमें अन्य जो मराठा शासक थे या मराठा जो वंश थे उनका क्या था, भागीदारी थी। तो पेशवा की संयुक्त सेना में शामिल होकर इन्होंने क्या किया था, जो भरतपुर के राजा थे उनके खिलाफ सफल अभियान किया था और इन्होंने कहीं ना कहीं खांडेराव की मृत्यु का बदला लिया था। तो पेशवा की संयुक्त सेना में शामिल होकर भरतपुर के राजा के खिलाफ इन्होंने क्या किया है, सफल अभियान किया है, मतलब उनको हराया है। इसके अलावा 1799 में
1799 में बड़गांव के युद्ध में, ठीक है ना, 1799 में बड़गांव के युद्ध में ब्रिटिश एवं मराठा सिंधिया व तुकोजी राव की सेना ने हराया। ठीक है ना, 1799 में जो बड़गांव का युद्ध हुआ था इसमें ब्रिटिश एवं मराठा जो थे उन्होंने सिंधिया व तुकोजी राव की सेना ने हराया। ठीक है ना, अब इनके अलावा क्या हुआ था, इनका जो बड़गांव का युद्ध हुआ था 1799 में, इसमें इनकी हार हो गई थी। ठीक है ना, ब्रिटिश एवं मराठा के सिंधिया व तुकोजी राव की सेना ने हराया। ठीक है ना, तो यह हम बता देंगे कि 1799 में बड़गांव के युद्ध में सिंधिया व तुकोजी राव की सेना ने इन्हें हराया था। ठीक है ना, इसमें ब्रिटिश भी इनका साथ दे रहे थे। तो इस तरीके से हम बता देंगे टीपू से लेके पेशवा और पेशवा से लेके भरतपुर के खिलाफ इन्होंने सफल अभियान किया और 1799 में बड़गांव के युद्ध में ब्रिटिश एवं मराठा सिंधिया व तुकोजी राव की सेना ने हराया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इनकी सैन्य उपलब्धियां बता सकते हैं कि तुकोजी राव प्रथम के बारे में आपसे बाकायदा 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि तुकोजी राव प्रथम कौन थे। इसके अलावा 3 मार्क्स में इनकी उपलब्धियां पूछ सकते हैं, साथ ही साथ इनका क्या पूछ सकते हैं, सैन्यीकरण भी पूछ सकते हैं। तो हम बता देंगे किस तरीके से इन्होंने कार्य किया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यशवंतराव होलकर प्रथम, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे इनके बारे में बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यह क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका शासनकाल। तो 1795 से हमने देखा 1797 तक आपके तुकोजी राव प्रथम रही है। ठीक है ना, तुकोजी राव प्रथम हुए, लेकिन 1797 से 1811, ठीक है ना, 1797 से 1811 ईस्वी में आपके कौन हुए, यशवंतराव होलकर प्रथम। ठीक है, यशवंतराव होलकर प्रथम। अब देखिए NS ईमानदार, अब यहां से प्रश्न बनता है प्री में, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, आपसे प्री में पूछा जा सकता है कि मध्य भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था। ठीक है ना, प्री में आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य भारत के नेपोलियन की संज्ञा किसको दी जाती है। ठीक है ना, नेपोलियन आप सभी जानते हैं, आपके फ्रांस के शासक थे नेपोलियन, और इन्होंने क्या किया था, अपने छोटे से ही शासनकाल में इन्होंने लगभग संपूर्ण यूरोप को जीत लिया था। ठीक है ना, इन्होंने लगभग संपूर्ण यूरोप को जीत लिया था। ठीक है ना, तो यदि भारत का नेपोलियन आता है तो आपको क्या बताना है, समुद्रगुप्त। ठीक है ना, याद रखना, भारत का नेपोलियन यदि आपसे पूछा जाता है तो कौन है, आपके समुद्रगुप्त। लेकिन मध्य भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, यशवंतराव होलकर प्रथम को। ठीक है ना, अब प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि मध्य भारत का नेपोलियन यशवंतराव होलकर को किसने कहा, तो हमें नाम याद रखना होगा, NS ईमानदार। ठीक है ना, यह कथन किसका था, क्योंकि MPPSC का अभी ट्रेंड जो रहा है उसमें वह कथन पूछ रहे हैं। ठीक है ना, कि किसने कहा है, तो हमें यहां से 2 चीजें याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले कि मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो यशवंतराव होलकर प्रथम। ठीक है ना, आपको प्रथम भी याद रखना होगा क्योंकि बाद में एक नाम के कई अन्य शासक हैं, तो आप उसमें भी उलझा सकते हैं, यशवंतराव होलकर प्रथम, यशवंतराव होलकर द्वितीय। ठीक है ना, तो आपको उसमें भी याद रखना है नाम, यशवंतराव होलकर प्रथम। अब इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि किसने कहा, तो NS ईमानदार ने, और किसका कहा, मध्य भारत का। ठीक है ना, तो NS ईमानदार ने यशवंतराव होलकर प्रथम को क्या कहा है, मध्य भारत का नेपोलियन। अब इसके अलावा 1802 में सिंधिया तथा पेशवा दोनों की सेना को लूटा। अब आप देखिए कि वह कितने ज्यादा शक्तिशाली थे। यदि उनको नेपोलियन कहा गया है तो कहीं कोई ना कोई ऐसा कारण होगा कि उनके पास बहुत अधिक शक्ति थी। ठीक है ना, कोई ना कोई ऐसा एक कारण होगा, उनके पास बहुत शक्ति थी, इसी कारण तो उनको नेपोलियन की संज्ञा दी जा रही है। तो उस संज्ञा देने का कारण क्या है कि आप देखिए कि 1802 में इन्होंने क्या किया है, सिंधिया जो उस समय बहुत ही शक्तिशाली थे, कहीं ना कहीं होलकरों से भी ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध कौन थी, सिंधिया रियासत। और पेशवा, आप देखिए पेशवा जो कि मराठाओं का क्या करती थी, प्रतिनिधित्व करते थे। पूना से पेशवा का क्या होता था, संचालन होता था। ठीक है ना, तो जो आपके मराठाओं के हेड पेशवा और सिंधिया, इन्होंने आप देख सकते हैं कि दोनों की सेनाओं को लूटा, मतलब दोनों की सेनाओं को इन्होंने कई मोर्चों पर विफल किया और उन क्षेत्रों में इन्होंने लूटपाट की।
इसी कारण आप देख सकते हैं कि इनको क्या कहा जा रहा है, मध्य भारत का नेपोलियन। आप इनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने सिंधिया तथा पेशवा दोनों की सेनाओं को लूटा, ठीक है ना, 1802 में। इसके अलावा इन्हीं के समय बैसीन की संधि हुई, ठीक है ना। आपका जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था उसके समय में क्या हुआ था, आपकी बैसीन की संधि हुई थी, ठीक है ना, जिसके माध्यम से क्या है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था, सालबाई की संधि। और द्वितीय किसके साथ समाप्त हो रहा है, आपका बैसीन की संधि, ठीक है ना। तो इन्हीं के समय में 1802-3 में क्या हुआ था, आपकी बैसीन की संधि, ठीक है ना। तो आपके जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1802-3 में, जिसमें आपका क्या हो रहा है, बैसीन की संधि के माध्यम से युद्ध की समाप्ति हो रही है। तो इन्हीं के समय में हम बता देंगे कि बैसीन की संधि हुई थी। अब प्रश्न देखिए, पीएससी किस तरीके से पूछ सकती है, आपसे पूछ सकते हैं कि बैसीन की संधि के समय होलकर रियासत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, ठीक है ना। आपके क्या पूछ सकते हैं, बैसीन की संधि के समय जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण हुई थी, उस समय आपका होलकर रियासत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था। तो हम बता देंगे कि यशवंतराव होलकर प्रथम, ठीक है ना, प्रथम जरूर याद रखिएगा। इन्हीं के समय में वह क्या कर रहे थे, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके अलावा आप देखिए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना, जो मुगल सम्राट थे, उत्तर मुगल शासक शाह आलम जो द्वितीय थे, इन्होंने क्या किया है, इन्हें राज राजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि दी है। तो आप देखिए कि इनकी ख्याति कितनी ज़्यादा अधिक थी कि मुगल सम्राट द्वारा इन्हें उपाधियां प्रदान की जा रही हैं, मुगल सम्राट द्वारा इन्हें उपाधियां दी जा रही हैं। इन्हें क्या उपाधि दी गई थी, राज राजेश्वर अलीजा बहादुर, ठीक है ना। तो अब प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि किसको राज राजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो यशवंतराव होलकर प्रथम को राज राजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि राज राजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। तो शाह आलम द्वितीय ने राज राजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है ना। प्रश्न दो तरीके से बन सकते हैं कि राज राजेश्वर अलीजा बहादुर किसको कहा जाता था या किसने उपाधि, किसको मिली थी उपाधि, तो यशवंतराव होलकर प्रथम को। साथ ही साथ प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि यशवंतराव होलकर को राज राजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। तो आपके शाह आलम द्वितीय द्वारा इनको यह उपाधि दी गई थी। तो आप इनकी ख्याति या इनका जो वर्चस्व है वह देख सकते हैं कि जो इतिहासकार हैं वह इनको मध्य भारत का नेपोलियन कह रहे हैं। इसके अलावा वह सिंधिया तथा पेशवा जो उस समय इनसे भी ज़्यादा, मतलब जो इन रियासतों में क्या है, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली हैं, उनको लूट रहे हैं। इसके अलावा इन्हीं के समय बैसीन की संधि हुई जो 1802-3 में हुई। इसके अलावा मुगल सम्राट, मतलब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय इनको उपाधियां प्रदान कर रहे हैं, किसकी, राज राजेश्वर अलीजा बहादुर की, ठीक है ना, राज राजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि प्रदान की। अब बात करते हैं 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने यशवंतराव होलकर के साथ कई लड़ाइयाँ हुई और 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई, ठीक है ना। अब इनकी कई बार अंग्रेजों जैसे ही यह क्या हुए, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हुए, तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया है, जो अंग्रेजों का एक आधिपत्य था उसको चुनौती दी। अंग्रेजों के जो क्षेत्र थे उस पर इन्होंने लूटपाट की। साथ ही साथ होलकर रियासत के जो अंग्रेजों के साथ संधियां हुई थी या अन्य जो संबंध थे उसको इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। अब कोई भी शासक होता है, यदि वह शक्तिशाली होता है तो क्या होता है, उसकी महत्वाकांक्षा में बढ़ोतरी होती है। तो इनकी महत्वाकांक्षा में बढ़ोतरी हो रही है, इस कारण से इन्होंने क्या किया है, कहीं ना कहीं अंग्रेजों की प्रतिष्ठा पर आघात किया। इसी कारण से हम देखते हैं कि 1805 में राजपुर घाट की संधि होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रश्न यहां से आपसे बनेगा कि राजपुर घाट की संधि किस किस के मध्य हुई, ठीक है ना। राजपुर घाट की संधि, पहले तो प्रश्न इस तरीके से भी बनता है कि कब हुई, तो 1805, ठीक है ना। बैसीन की संधि के लगभग 2-3 वर्ष बाद आपकी 1805 में राजपुर घाट की संधि हो रही है। इसके अलावा हम प्रश्न कहाँ से बन सकता है कि राजपुर घाट की संधि किन किन के मध्य हुई, ठीक है ना। तो हम बता देंगे कि यशवंतराव होलकर प्रथम और आपके अंग्रेजों के मध्य राजपुर घाट की संधि हुई, ठीक है ना। कब हुई, 1805 में, और किस किस के मध्य हुई, अंग्रेज और आपके यशवंतराव होलकर प्रथम के मध्य, ठीक है। इसके अलावा
अब देखिए इनका महत्वपूर्ण क्या है, इन्होंने राजधानी अब इंदौर से पुनः भानपुरा स्थापित कर रहे हैं, ठीक है ना। इंदौर से यह कहाँ ले गए, अब भानपुरा। अब चौथा नाम आ गया, ठीक है ना। सबसे पहले इंदौर स्थापित कौन कर रहे हैं, आपके मल्हारराव होलकर, ठीक है ना। इसके अलावा इंदौर से महेश्वर लेके कौन गई, आपकी अहिल्याबाई होलकर। महेश्वर से पुनः इंदौर लेके कौन आ रहा है आपके, तुकोजीराव प्रथम, ठीक है ना। और फिर इंदौर से भानपुरा लेकर आपका कौन जा रहा है, यशवंतराव होलकर प्रथम। प्री में प्रश्न यहां से बनते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि कहां से कौन लेके गया। इंदौर आपके सबसे पहले कौन लेके आया, आपका मल्हारराव होलकर। इंदौर से महेश्वर अहिल्याबाई होलकर, पुनः महेश्वर से इंदौर लेके आ रहे हैं आपके तुकोजीराव प्रथम। और फिर इंदौर से भानपुरा किसने स्थापित की है, यशवंतराव होलकर ने, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो प्री में प्रश्न पूछ लेंगे कि इंदौर से भानपुरा राजधानी लाने का श्रेय किसको जाता है, तो यशवंतराव होलकर, जिन्हें क्या कहा जाता था, मध्य भारत का नेपोलियन। और किसने कहा, आपके NS ईमानदार ने। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, भानपुरा में एक विशाल तोपखाने की स्थापना की है। भानपुरा में एक विशाल तोपखाने की स्थापना की, ठीक है ना। भानपुरा में क्या किया इन्होंने, विशाल तोपखाने की स्थापना की। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भानपुरा को एक सैनिक राजधानी के रूप में भी बनाया, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने राजधानी स्थापित की भानपुरा, तो यहाँ पर इन्होंने विशाल तोपखाने की स्थापना भी की। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि भानपुरा में विशाल तोपखाने की स्थापना किसने की, तो यशवंतराव होलकर प्रथम ने क्या किया था, आपके भानपुरा में एक विशाल तोपखाने की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इनकी पूरी उपलब्धियां हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके यशवंतराव होलकर प्रथम समाप्त होते हैं। और जो भी राजधानी क्रोनोलॉजी है आपको वह बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी होगी। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हमारे अन्य जो होलकर शासक हैं उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रशासनिक संरचना आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।